नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक बच्चा आखिर सोचता कैसे है? और वो सीखता कैसे है? क्या वो सब कुछ अपने आप सीखता है या फिर उसे सीखने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है? हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल, उसे सही और गलत का फर्क कैसे पता चलता है? बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और वो भी बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 3 सबसे बड़े विचारकों की नजरों से। हम बात करेंगे जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग की। तो ये हमारे आज के 3 स्तंभ हैं। चलिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है उससे शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है बाल विकास के 3 स्तंभ। इसमें हम 3 मनोवैज्ञानिकों की थ्योरीज को समझेंगे। पहले हैं जीन पियाजे, जिन्हें नन्ना वैज्ञानिक भी कहा जाता है। फिर है लेव वाइगोट्स्की, जिन्हें सामाजिक प्रशिक्षु या सोशल अप्रेंटिस के तौर पर जाना जाता है। और तीसरे हैं लॉरेंस कोलबर्ग, यानी हमारे नैतिक न्यायाधीश। हाँ, और नीचे जो लिखा है उस पे ध्यान दें कि ये विषय CTET और STET परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले जीन पियाजे के विचारों को समझना शुरू करते हैं अगले पेज से। ठीक है, तो इस पेज से हम पियाजे के 2 सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। सबसे पहले है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। ये क्या है? देखिए, पियाजे का मानना था कि बच्चा कोई खाली बर्तन या एम्प्टी वेसल नहीं है। अच्छा, वो अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक वैज्ञानिक करता है। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक ये हो सकती है कि जब भी पियाजे का नाम सुने तो थिंक या सोचना शब्द याद रखें। बिल्कुल, बच्चा सोचकर खोज कर सीखता है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जो है स्कीमा या स्कीमा। स्कीमा, ये तो बहुत सुना है। हाँ, स्कीमा हमारे दिमाग में जानकारी के पैकेट्स या फोल्डर्स की तरह होते हैं। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं ना, जी, वैसे ही हमारे दिमाग में हर चीज का एक स्कीमा होता है। तो इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि स्कीमा का एस मतलब स्ट्रक्चर का एस, ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है। एकदम सही। और दाईं ओर की तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक बच्चा मैग्नीफाइंग ग्लास से फूल को देख रहा है। ये यही दिखाता है कि बच्चा कैसे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो अब जब हमें स्कीमा के बारे में पता चल गया है, आइए अगले पेज पर देखते हैं कि ये बनता और बदलता कैसे है। जरूर। इस स्लाइड का मुख्य फोकस एडेप्टेशन की प्रक्रिया को समझना है। मतलब नई जानकारी हमारे मौजूदा स्कीमा से कैसे जुड़ती है। यहाँ मुझे एक सर्कुलर डायग्राम दिख रहा है। इसमें 4 की टर्म्स हैं: असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। हाँ, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के पास एक स्कीमा है कि 4 पैरों वाला जानवर कुत्ता होता है। ठीक है। अब बच्चा एक बिल्ली को देखता है। वो नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में जोड़ने की कोशिश करता है और बिल्ली को भी कुत्ता समझता है। अच्छा, इस प्रक्रिया को असिमिलेशन कहते हैं, यानी आत्मसातकरण। इसकी ट्रिक है A फॉर ऐड, नई जानकारी ऐड करना। और इस समय वो इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की स्थिति में है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक गाय को देखता है जो बहुत अलग है। अब पुरानी सोच और नई जानकारी में टकराव होता है। इस स्थिति को डिसइक्विलिब्रेशन यानी असंतुलन कहते हैं। क्योंकि गायें तो कुत्ते वाले फोल्डर में फिट नहीं हो रही। सही पकड़ा। इस टकराव को दूर करने के लिए बच्चा अपनी पुरानी सोच में बदलाव करता है। वो समझता है कि सभी 4 पैरों वाले जानवर कुत्ते नहीं होते और गाय के लिए एक नया स्कीमा बनाता है। और इस बदलाव को अकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। हाँ, इसकी ट्रिक है C फॉर चेंज, जब स्कीमा में चेंज हो। तो ये पूरा चक्र ही ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इस अडैप्टेशन प्रोसेस को समझने के बाद अब हम पियाजे द्वारा दी गई विकास की 4 अवस्थाओं को अगले पेज में विस्तार से देखेंगे। चलिए, तो इस पेज पर हम पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस को क्रम से सीखेंगे। ये बहुत जरूरी है। और इन्हें याद रखने की एक ट्रिक भी है, SPCF, स्मॉल पीपल कैन फ्लाई। हाँ, ये बहुत काम आती है। तो स्टेप 1 है S, सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा अपनी सेंसेस मतलब इंद्रियों से सीखता है, छूकर, चखकर। बिल्कुल। और इसका की टर्म है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। जैसे अगर खिलौना चादर के नीचे छिपा दें तो भी वो उसे ढूंढेगा। एकदम सही। अब स्टेप 2, P, प्री ऑपरेशनल
या पूर्व संक्रियात्मक, ये 2 से 7 वर्ष तक की है। इस स्टेज में तर्क मतलब लॉजिक की कमी होती है और बच्चा इगोसेंट्रिक होता है। उसे लगता है कि जैसा वो सोचते हैं सब वैसा ही सोचते हैं। हाँ, और इसका एक और की टर्म है एनिमिज्म, यानी निर्जीव चीजों को जीवित समझना, जैसे गुड़िया को चोट लगना। ठीक है, और तीसरी स्टेज? स्टेप 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। यहां से लॉजिक की शुरुआत होती है। और इसका की टर्म है कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण। ये समझना कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। बिल्कुल। और आखिर में स्टेप 4, फॉर्मल ऑपरेशनल, अमूर्त संक्रियात्मक, जो 11 साल के बाद आती है। इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। सही कहा। तो पियाजे के नन्हे वैज्ञानिक के सिद्धांत के बाद अब हम अगले पेज पर लेव वाइगोत्स्की की ओर बढ़ते हैं, जिनका ध्यान समाज पर था। चलिए, इस पेज का उद्देश्य है वाइगोत्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत को समझना। हाँ, और ये भी जानना कि ये पियाजे के विचार से अलग कैसे है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। उनके अनुसार विकास अंदर से बाहर नहीं, बल्कि बाहर मतलब समाज से अंदर की ओर होता है। इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है। वाइगोत्स्की का V इक्वल्स टू विलेज का V, जो सोसाइटी को दिखाता है। बहुत बढ़िया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना पहले सोशल लेवल पर होता है, मतलब 2 लोगों के बीच बातचीत से, और बाद में इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब बच्चे के दिमाग में उतरता है। बिल्कुल। नीचे दिए गए अलोन वर्सेस टुगेदर चित्र को देखिए। पियाजे का विचार दिखाता है कि बच्चा अकेले खोज कर रहा है, और वाइगोत्स्की का विचार दिखाता है कि बच्चा किसी और की मदद से, मतलब टुगेदर सीख रहा है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समाज और दूसरे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस विचार को और विस्तार से समझने के लिए चलिए अगले पेज पर ZPD और स्कैफोल्डिंग को देखते हैं। ठीक है, तो इस पेज पर हम वाइगोत्स्की के 3 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे: ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। बाईं ओर एक गोलाकार चित्र है, उसे देखते हैं। जो हरा गोला है वो है मैं खुद कर सकता हूँ। कैन डू अलोन। पीला गोला ZPD है, मैं मदद से कर सकता हूँ। कैन डू विद हेल्प। और बाहरी ग्रे गोला है, मैं अभी नहीं कर सकता। कैन नॉट डू येट। तो ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उस काम के बीच का दायरा है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। इसकी ट्रिक हो सकती है Z फॉर जोन ऑफ हेल्प। हाँ, और स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या मचान, वो अस्थाई मदद है, टेम्पररी हेल्प, जो दी जाती है, जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना। ये मदद तब तक दी जाती है जब तक बच्चा खुद न सीख जाए। सही। और MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, वो व्यक्ति है जो मदद देता है, जैसे कि एक शिक्षक या माता पिता। अब हमने पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को समझ लिया है। अगले पेज पर इन दोनों के सिद्धांतों की एक त्वरित तुलना देखते हैं। जरूर, ये बहुत जरूरी है अंतर को साफ करने के लिए। इस पेज का लक्ष्य पियाजे और वाइगोत्स्की के मुख्य विचारों की आमने सामने तुलना करना है। तो ये एक तुलनात्मक तालिका है। पियाजे का जोर है खोजबीन यानी डिस्कवरी पर, जो बच्चा खुद करता है। और उनके अनुसार विचार पहले आता है, भाषा बाद में, थॉट लैंग्वेज। हाँ, और विकास इनसाइड आउट होता है, अंदर से बाहर। और बच्चे की अहंकारी बोली, ईगोसेंट्रिक स्पीच, को वो बेकार मानते थे। अब वाइगोत्स्की को देखें। उनका जोर सहयोग, कोलैबोरेशन पे है, जो समाज से मिलता है। और उनके अनुसार भाषा और विचार 3 साल तक अलग होते हैं, फिर मिल जाते हैं और भाषा सोच को बनाती है। सही। विकास आउटसाइड इन होता है, बाहर से अंदर। और बच्चे की निजी वाक या प्राइवेट स्पीच को वो एक सेल्फ रेगुलेशन टूल मानते थे, मतलब एक गाइड जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 रचनावादियों के बाद अब हम अपने तीसरे स्तंभ लॉरेंस कोलबर्ग की ओर चलते हैं, जो नैतिक विकास की बात करते हैं। चलिए, इस पेज पर हम कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का परिचय लेंगे और उनके प्रसिद्ध हाइंस डायलेमा को समझेंगे। कोलबर्ग का मुख्य सवाल था, सही और गलत की समझ कहाँ से आती है? और इसे समझने के लिए उन्होंने एक कहानी का इस्तेमाल किया, जिसे हाइंस की दुविधा या द हाइंस डायलेमा कहते हैं। कहानी ये है कि एक व्यक्ति है हाइंस, जिसकी पत्नी बीमार है। उसे बचाने के लिए एक महंगी दवा चाहिए जो वो खरीद नहीं सकता। तो सवाल है, क्या हाइंस को दवा चोरी करनी चाहिए? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। कोलबर्ग के लिए जवाब हाँ या नहीं महत्वपूर्ण नहीं था।
तो फिर क्या महत्वपूर्ण था? महत्वपूर्ण था कि फैसला क्यों लिया गया, द रीजनिंग। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा, तो फैसले के पीछे का तर्क। इस दुविधा के आधार पर कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। चलिए उन्हें अगले पेज पर नैतिकता की सीढ़ी के माध्यम से समझते हैं। जरूर। इस पेज पर हम कोलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तरों, लेवल्स और 6 अवस्थाओं, स्टेजेस को एक सीढ़ी के रूप में समझेंगे। लेवल 1, प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व रूढ़िगत। ये 4 से 10 साल तक होता है। ये सीढ़ी का निचला हिस्सा है। यहाँ नैतिकता का आधार डर और स्वार्थ होता है, फियर एंड सेल्फ इंटरेस्ट। इसकी पहली स्टेज है दंड, पनिशमेंट से बचना। और स्टेज 2 है लेन देन, एक्सचेंज या टिट फॉर टैट। तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ठीक है। अब लेवल 2, कन्वेंशनल या रूढ़िगत, ये 10 से 13 वर्ष। ये बीच का स्तर है। यहाँ समाज के नियम, सोशल रूल्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्टेज 3 है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना, गुड बॉय गर्ल। और स्टेज 4 है कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना। और सबसे ऊपर लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर रूढ़िगत। ये 13 साल के बाद। यह सर्वोच्च स्तर है जहां व्यक्ति सार्वभौमिक सिद्धांतों पर फैसला करता है। इसमें स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और स्टेज 6 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये आदर्श अवस्थाएं हैं। लेकिन क्या कोलबर्ग के सिद्धांत में कोई कमी थी? इसका उत्तर हमें अगले पेज पर मिलेगा। हाँ, एक बहुत बड़ी कमी थी। इस पेज का उद्देश्य कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचनाओं को समझना है, खासतौर पर कैरल गिलिगन के दृष्टिकोण को। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना कैरल गिलिगन ने की। उन्होंने कहा कि कोलबर्ग का सिद्धांत जेंडर बायस्ड था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रयोग केवल पुरुषों पर किए थे। अच्छा, तो सामने जो तराजू का चित्र है उसमें कोलबर्ग का फोकस न्याय, जस्टिस पर है। हाँ, जिसे अक्सर पुरुषों के नजरिए से जोड़ा जाता है। गिलिगन ने महिलाओं के नजरिए यानी देखभाल, केयर पर जोर दिया। और दूसरी आलोचना यह थी कि कोलबर्ग ने आर्टिफिशियल डायलेमास का इस्तेमाल किया। असल जिंदगी की स्थितियां ज्यादा जटिल होती हैं। बिल्कुल सही। इन तीनों सिद्धांतों को समझने के बाद चलिए परीक्षा की दृष्टि से एक त्वरित रिवीजन शीट अगले पेज पर देखते हैं। ठीक है, चीट शीट। इस पेज का लक्ष्य परीक्षा के लिए तीनों विचारकों से जुड़े मुख्य शब्दों, कीवर्ड्स को तेजी से दोहराना है। तो पियाजेट से जुड़े शब्द हैं थिंक, कंस्ट्रक्टिविज्म, स्कीमा, स्टेजेस, SPCF और डिस्कवरी लर्निंग। वाइगॉट्स्की के कीवर्ड्स हैं सोशल, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ZPD, स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच। और कोलबर्ग से जुड़े शब्द हैं मॉरल, हाइंस डायलेमा, रीजनिंग ओवर डिसीजन, 3 लेवल्स, 6 स्टेजेस और उनकी आलोचना, जेंडर बायस। बहुत बढ़िया, रिवीजन हो गया है। अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। अगले पेज पर पहला चुनौती प्रश्न है। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का उद्देश्य पियाजे के सिद्धांतों को एक व्यवहारिक प्रश्न पर लागू करना है। प्रश्न है, एक बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को एक ऊंचे ग्लास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। पियाजे के अनुसार यह किस कारण है? अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर है बी। वह पलटावी चिंतन यानी रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर सकता। और इसका कारण ये है कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की कमी है। बच्चा मानसिक रूप से क्रिया को उलट कर नहीं सोच पा रहा है। संरक्षण की समझ अगली स्टेज में आती है। बहुत अच्छा प्रयास। चलिए अब वाइगॉट्स्की से संबंधित एक प्रश्न अगले पेज पर हल करते हैं। ठीक है, चैलेंज नंबर 2। इस प्रश्न में हम वाइगॉट्स्की के सिद्धांत को लागू करेंगे। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विकल्प हैं आनुवांशिकी, शारीरिक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया और रटना। ये तो आसान होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर है सी, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन। याद रखें, वाइगॉट्स्की का मतलब है समाज प्लस संस्कृति प्लस भाषा। बहुत बढ़िया। अब अंतिम चुनौती कोलबर्ग पर। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए यहाँ हम कोलबर्ग की नैतिक अवस्थाओं को एक स्थिति पर लागू करेंगे। प्रश्न है, एक बच्चा कहता है चोरी करना गलत है क्योंकि अगर मैं चोरी करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। यह बच्चा कोलबर्ग की किस अवस्था में है? तो यहाँ बच्चा डर के बारे में सोच रहा है। सही। तो सही उत्तर है सी, दंड और आज्ञा पालन यानी
पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। यहाँ बच्चे का व्यवहार सजा के डर से नियंत्रित हो रहा है, जो कि लेवल 1 की पहली अवस्था है। तो इन प्रश्नों के साथ हमने आज बाल विकास के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को कवर कर लिया है। आशा है कि सभी कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गए होंगे। इन्हें दोहराते रहना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।